हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। हमारी बीएनएस की सीरीज़ जो कंटिन्यू चल रही है उसमें हम अपने चैप्टर 5 पे आ गए और चैप्टर 5 में भी अब तक हमने रेप और रेप की पनिशमेंट के बारे में पढ़ लिया। कहाँ तक? सेक्शन 69 तक, जिसमें हमने डिस्कस किया रेप की पनिशमेंट और कुछ सर्टेन मामलों में, जैसे किसी पब्लिक ऑफिसर या जिसकी कस्टडी में वूमेन है, अगर उन व्यक्तियों के द्वारा रेप कमिट किया जाता है तो उसकी पनिशमेंट तक हमने आज यहाँ तक डील कर लिया। आज हम अपना सेक्शन 70 स्टार्ट करने वाले हैं, जो गैंग रेप से जुड़ा हुआ है। यानी आज हम गैंग रेप से जो जुड़े हुए मामले हैं उन मामलों को और उनके पनिशमेंट को पढ़ने वाले हैं। मुझे आई होप आप लोगों को ये क्लासें अच्छी लगती हैं, इसीलिए आप आते हैं, जुड़े रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपका सपोर्ट मिलता है, आपका प्यार मिलता है। विनायका लॉ स्टडीज़ के साथ आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए, मुझे बहुत खुशी होती है। ठीक है, तो आज हम अपना चैप्टर 5 आगे बढ़ाते हैं, जो हमारा सेक्शन 70 यानी गैंग रेप से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये क्लास आपके हर फील्ड में आपके लिए फ्रूटफुल होंगे, या चाहे आप LLB कर रहे हैं, APO दे रहे हैं, या किसी भी स्टेट के जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। काफ़ी स्टेट के जुडिशरी के लिए नोटिस अभी आ गए हैं, कुछ स्टेट की कि हाँ उनकी वैकेंसियाँ आएंगी। उसके लिए हम आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे जिसमें आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते अब हम गैंग रेप को से अपना जो सेक्शन 70 है स्टार्ट कर लेते हैं। आइए विद मी स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन 70। सेक्शन 70 किसके बारे में बात करता है? सेक्शन 70 गैंग रेप के बारे में बात करता है। गैंग रेप का अगर मीनिंग समझे तो गैंग रेप का देखिए मीनिंग क्या होता है, यानी वन और मोर देन पर्सन, यानी एक या एक से अधिक लोगों के द्वारा किया गया अटेम्प्ट। रेप ऑफेंस हमारी जो BNS है, वैसे मैं तो यही कहूँगी कि सबसे हीनियस और सबसे गंदा ऑफेंस है जो एक मैन के द्वारा एक वुमेन पे अटेम्प्ट किया जाता है। अब इसमें आ जाते हैं, कल हमने इसमें सेक्शन 69 पढ़ा था। 69 में हमने पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति जो 16 ईयर्स से कम की लड़कियों के साथ रेप करता है या 12 ईयर्स की, उसकी पनिशमेंट तक हमने कल कंप्लीट किया था। अब आ जाते हैं हम अपना सेक्शन 70 जो हमारा गैंग रेप से रिलेटेड है। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं और इसको समझते हैं कि इसमें अगर कोई ऐसा अटेम्प्ट करता है तो उसकी पनिशमेंट कितनी होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए। सेक्शन 70 हमसे क्या कहता है? वेयर अ वुमन इज रेप्ड बाय वन और मोर पर्सन कॉन्स्टिट्यूटिंग अ ग्रुप और एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन। सबसे पहले जो इसके यहाँ से आप इसको हाईलाइट कीजिए, क्योंकि देखिए हाईलाइट करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप नोट्स नहीं बनाते, सिर्फ और सिर्फ बुक से पढ़ते हैं, आपको लगता है कि आप बुक से ही पढ़ेंगे, तो अगर हम उसमें हाईलाइट करके रखते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि इसका कीवर्ड क्या है, और हमें पूरा सेक्शन पढ़ने हम कीवर्ड से पहचान लेते हैं कि जैसे हमने इसका ये पढ़ लिया कि इसका कीवर्ड क्या है सेक्शन 70 का। अब हमने इसकी पनिशमेंट को भी हाईलाइट कर लिया, तो उससे क्या होता है कि हमें दोनों चीज़ों का पता होता है, हमें पूरे में जाने की ज़रूरत नहीं होता। ये फ़ायदा होता है हाईलाइट करने का। इन्होंने कहा कि वन और मोर देन पर्सन कॉन्स्टिट्यूटिंग अ ग्रुप ऑफ एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन, यानी एक या एक से अधिक व्यक्ति जो सेम कॉमन इंटेंशन से क्या करते हैं कि फर्दर 1 सेकेंड, ये कहाँ से आ गया बेटा जी, 1 मिनट। इसकी एक ही उससे क्या करते हैं एक्टिंग करते हैं, किसकी कि एक रेप को अटेम्प्ट करते हैं, यानी एक या एक से ज़्यादा लोग जब क्या होता है कि द्वारा सामान्य आशय से क्या किया जाता है रेप अटेम्प्ट किया जाता है। इसमें कितना है? इसमें वन और मोर देन पर्सन है। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझिएगा कि इसमें वन और मोर देन पर्सन के द्वारा ही गैंग रेप, यानी गैंग रेप में एक या एक से अधिक व्यक्ति का होना
जरूरी होता है। आगे क्या देता है, ईच ऑफ दोज पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिट द ऑफेंस ऑफ रेप, यानी अगर ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, ऑफेंस करते हैं, किस चीज का ऑफेंस करते हैं, रेप का, कितने, वन और मोर देन पर्सन, तो उनकी पनिशमेंट क्या होगी, उन्हें पनिश किया जाएगा रिक्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल बी लेस देन 20 years, जो किससे कम नहीं होगी, 20 साल से कम नहीं होगी, बट एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, और कहाँ तक जा सकती है, वो एलआई तक जा सकती है। एलआई का मीनिंग क्या होगा कि उसकी नेचुरल लाइफ कहाँ तक, यानी देखिए पर्सन नेचुरल लाइफ, यानी जब तक वो जिंदा है वो एलआई तक काउंट होगी। एंड विद फाइन, यानी अगर कोई व्यक्ति गैंग रेप का ऑफेंस करता है तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, उसको 20 years तक की पनिशमेंट मिलेगी, और कहाँ तक जा सकती है वो, एलआई तक, और कितना, उसे फाइन भी मिलेगा। ठीक है, तो ये क्यों क्या कहता है, ये सेक्शन हमारा 70 कहता है। 1 मिनट रुकिए, 1 सेकेंड। ठीक है, यानी सेक्शन 70 हमारा गैंग रेप के बारे में बताता है। गैंग रेप के बारे में क्या कहता है कि गैंग रेप में वन और मोर देन पर्सन अगर कॉमन इंटेंशन के साथ किसी महिला के साथ रेप अटेम्प्ट करते हैं तो उन्हें क्या कैसी पनिशमेंट मिलेगी, उन्हें रिग्रेस पनिशमेंट मिलेगी, मतलब कि कठिन कारावास दिया जाएगा। कठिन कारावास कैसा होगा, जो 20 साल से कम की सजा नहीं होगी, बट कहाँ तक जा सकती है, एलआई तक जा सकती है। एलआई का मीन्स यानी उसकी नेचुरल लाइफ, यानी जब तक कि वो व्यक्ति जिंदा है जेल में ही अपना जीवन यापन करेगा, और कितना होगा, और उसके साथ साथ उसे फाइन से भी पनिश किया जाएगा। अब फाइन का यहाँ पे वही मतलब होगा जो भी हम पीछे सेक्शन में पढ़ने आए हैं कि फाइन क्यों दिया जाता है, क्योंकि फाइन इसलिए दिया जाता है कि जो विक्टिम है उसके पुनर्वास और उसकी मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, देखिए ये रहा, मीट टू मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम, यानी उसके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए और उसको किसके लिए, पुनर्वास के लिए, वो जो फाइन की मनी है वो किसको दी जाती है, विक्टिम को दी जाती है। सेकंड प्रोवाइजो भी यही कहता है, फाइन इम्पोज्ड अदर सबसेक्शन शैल बी पेड टू विक्टिम, यानी किसके फाइन क्यों इम्पोज किया जाता है, फाइन इम्पोज किया जाता है उसको पेड करने के लिए, किसको, विक्टिम को, ताकि वो क्या करे, अपने मेडिकल जो उसकी मेडिकल नीड्स है उसको पूरा कर सके। क्योंकि कई बार ये देखे अटेम्प्ट ऐसी महिलाओं के साथ होता है जो बहुत ही पुअर कैटेगरी से होती है और उनके पास अपने जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो भी वो पूरा नहीं कर पाते, तो जो ये राशि यानी जो फाइन उस बंदे से लिया जाता है, कौन सा, जो अक्यूज्ड होता है यानी जो रेपिस्ट होता है, तो फाइन क्यों लिया जाता है, ताकि उस महिला को दिया जाए वो अपनी मेडिकल यानी अपना चिकित्सा करवा सके, यानी अपना इलाज करा सके, इसलिए उसको ये फाइन की जो राशि है ये उस विक्टिम को दी जाती है। ये तो हमने पढ़ा 70 के क्लोज 1 में। अब क्लोज 2 क्या कहता है, क्लोज 2 को ध्यान से पढ़िए, वेयर अ वुमन अंडर 18 years ऑफ एज, इसमें एज ग्रुप को आप हाईलाइट कीजिए, क्योंकि देखिए ऊपर जो अभी हम पढ़ के आए इसमें कहीं भी 70 में कहीं भी एज ग्रुप के बारे में कोई बात नहीं, इसमें सिर्फ ये बताया गया कि गैंग रेप किसे कहते हैं और गैंग रेप की पनिशमेंट कितनी होगी। अब यहाँ पे आ जाता है जो इसका क्लोज 2 है, क्लोज 2 ने एक एज ग्रुप को डिफाइन किया है, कितना, 18 ईयर एज is raped by one or more than person constituting as a group of acting in furtherance of common intention। सेम ही बात है कि एक और एक व्यक्ति, एक से अधिक व्यक्ति के द्वारा का कॉमन इंटेंशन से क्या किया जाता है, 18 ईयर्स से कम की महिला के साथ रेप किया जाता है, तो पनिशमेंट क्या होगी इसकी, ऑफेंस रेप शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। कितनी होगी उसकी, एलआई होगी, यहाँ पे सीधे सीधे एलआई दिया हुआ है कि कितनी होगी उसकी पनिशमेंट, एलआई होगी, मीन्स उसकी जो पूरा जो लाइफ है वो कहाँ तक जाएगी, वो उसकी जेल में कटेगी विद फाइन, और यहाँ पे जो मेन पनिशमेंट है वो डेथ पेनल्टी है। यानी अगर कोई छोटी बच्ची यानी 18 एज से माइनर के साथ कोई गैंग रेप कमिट करता है, यानी अगर कोई व्यक्ति, इसका सेकंड जो 70 का क्लोज 2 है वो हमसे बताता है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई पुरुष 18 ईयर्स से कम या 18 ईयर्स तक की महिला के साथ गैंग रेप करता है, गैंग रेप का मीन्स वन और मोर देन पर्सन कॉमन इंटेंशन से, यानी समान आशय से, सबके आशय एक ही है, तो उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी, उसको एलआई होगा, एलआई कितना, जब तक उसकी नेचुरल लाइफ है, यानी जब तक वो जिंदा है, कहाँ में,
जेल में बिताएगा। दूसरा, उसको फाइन किस लिए लिया जाता है, सेम ही चीज़ यहाँ पे दी गई है, रिजनेबल मीट टू मेडिकल एक्सपेंसेस, यानी उसको उसके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए और उसके पुनर्वास के लिए। ठीक है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है वही ठीक यहाँ पे मैं उसके जो फाइन का फाइन क्यों लिया जाता है सेम ही चीज़ यहाँ बताई है। बट इसमें जो मेन चीज़ है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसकी जो पनिशमेंट में वर्ड है वो है डेथ पेनल्टी, यानी इसमें डेथ पेनल्टी तक हो सकती है गैंग रेप में। कब? जब वो कितना हो, 18 ईयर्स से कम की महिला है और उसके साथ गैंग रेप कमिट किया जाता है तो उसमें पनिशमेंट डेथ पेनल्टी तक हो सकती है। कल हम एक चार्ट बनाएंगे और उसमें लिखेंगे कि डेथ पेनल्टी कितने सेक्शन में, यानी रेप के कितने सेक्शन में डेथ पेनल्टी दी गई है। उसी चार्ट को जैसे मैं बनाऊंगी, आप लोग अगर अपने नोट्स बना रहे हैं सेम चार्ट को क्या करेंगे, आप भी अपने पास बना लेंगे। उससे क्या फायदा होगा, उससे आपका ये फायदा होगा कि आपको पनिशमेंट लर्न करने में आसान हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 71 पर। आई होप 70 आपको क्लियर हो गया। देखिए 70 के बारे में एक बार और डिस्कस कर लीजिए अगर नहीं समझ आए। 70 कहता है कि गैंग रेप के बारे में बात करता है। गैंग रेप क्या होता है कि वन और मोर देन पर्सन के द्वारा कॉमन इंटेंशन से अगर किसी महिला के साथ रेप किया जाता है, क्लोज वन कहता है, तो इसमें यहाँ पे पनिशमेंट दी गई। कितनी रिग्रेस पनिशमेंट कितनी होगी, 20 साल, लेस देन 20 ईयर्स, यानी 20 साल से कम नहीं होगी। कहाँ तक जा सकती है, एलआई में कहाँ तक, जब तक वो व्यक्ति जिंदा है वो जेल में रहेगा विद फाइन। फाइन क्यों दिया जाता है, फाइन इसलिए लिया जाता है ताकि जो महिला है जिसके साथ अटेम्प्ट हुआ है उसको फाइन दिया जाता है, वो पैसा उस व्यक्ति को दिया जाता है, उस महिला को दिया जाता है ताकि वो अपने मेडिकल का खर्चा निकाल सके और अपने पुनर्वास की व्यवस्था कर सके। इसका क्लोज 2 हमसे कहता है कि अगर महिला की एज 18 ईयर्स से कम है या 18 ईयर्स है और उसके साथ गैंग रेप यानी वन और मोर देन पर्सन के द्वारा किया जाता है तो उसमें पनिशमेंट कितनी होगी, उसमें एलआई होगी। एलआई कितनी, जब तक नेचुरल लाइफ है यानी जब तक वो जिंदा है, विद फाइन और डेथ पेनल्टी। इसका क्लोज 2 में मेन जो पनिशमेंट है वो है डेथ पेनल्टी। फाइन क्यों लिया जाता है, फाइन इसीलिए लिया जाता है ताकि महिला अपने मेडिकल एक्सपेंसेस पूरा कर सके और अपने पुनर्वास की व्यवस्था कर सके। आई होप अब आपको सेक्शन 70 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसमें से आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए 70 से रिलेटेड या अब तक जितना हमने पढ़ा है, अगर आपने इसको अच्छे से और डीपली पढ़ा है तो आई होप आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत ही बारीकी से, हम सिर्फ इसको एज ए वियर डील नहीं कर रहे हैं, हम इसको बहुत ही बारीकी से डील कर रहे हैं, एक एक वर्ड को पढ़ रहे हैं, एक एक पनिशमेंट को, ताकि हमारे पास अब एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी आ जाए हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन 71। अब सेक्शन 71 क्या कहता है, पनिशमेंट ऑफ रिपीट ऑफेंडर। देखिए ये किसके बारे में बात करता है, ये रिपीट ऑफेंडर, यानी अगर कोई व्यक्ति एक ही अपराध को बार बार कर रहा है तब उसकी पनिशमेंट कितनी होगी। क्या कहता है 71, whoever has been previously convicted an offense punishable under section, कौन कौन सा सेक्शन, 64, यहाँ से हाईलाइट कीजिए, 64, 65, 66 और 70, यानी इन्हीं सेक्शन में रिपीटेड क्या कर रहा है, ऑफेंस कर रहा है, तब सब्सिक्वेंटली कन्विक्टेड और एन ऑफेंस पनिशेबल, यानी अगर वो इन्हीं में क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ऑफेंस को, तो उसको कितनी सजा मिलेगी, उसके सजा होगी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी एलआई से उसे पनिशमेंट किया जाएगा। किसको, रिपीट ऑफेंडर को। किन किन सेक्शन में, जो सेक्शन 64, 65, 66 और 70 में रिपीट ऑफेंडर है, कितनी पनिशमेंट मिलेगी उसको, एलआई मिलेगी। एलआई का मीनिंग क्या रहेगा आपका, मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पर्सन ऑफ नेचुरल लाइफ, यानी एलआई का मीनिंग वही होगा कि जब तक व्यक्ति जिंदा है, जब यानी उसकी जब तक नेचुरल लाइफ है तब तक। अब इसमें भी मेन पनिशमेंट क्या है, इसमें भी डेथ पेनल्टी है, यानी 70 में भी डेथ पेनल्टी है। कब कब, अगर महिला 18 साल यानी माइनर है, 18 साल से नीचे की महिला है, माइनर है, उसके साथ गैंग रेप होता है तो कितनी पनिशमेंट होगी, तो पनिशमेंट में डेथ पेनल्टी तक हो सकती है। वही चीज़ 71 में बताई कि अगर कोई बंदा रिपीट ऑफेंडर है, यानी वो बार बार 64, 66 और 70 में बार बार आपको सेक्शन के बारे में बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए।
इनमें अगर कोई रिपीट ऑफेंडर है, यानी बार बार इन्हीं के सेक्शन के अंडर क्या कर रहा है, वह अपना क्राइम कर रहा है, यानी रेप अटेम्प्ट कर रहा है इन सेक्शन के अंडर, तो उसकी कितनी सजा होगी? उसको एलआई कब तक? जब तक वो व्यक्ति जिंदा है, यानी उसकी नेचुरल लाइफ है, और उसको डेथ पेनल्टी तक दी जा सकती है। किसमें? 71 में। नेक्स्ट आ जाइए 72 हमसे क्या कहता है? डिस्क्लोज ऑफ ए आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम इन सर्टेन ऑफेंस। अब यह क्या कहता है? किसी विक्टिम की आइडेंटिटी को बताने के बारे में, यानी 72 आपसे कहता है कि अगर कोई व्यक्ति क्या करता है? डिस्क्लोज करते क्या करता है? किसी विक्टिम की पहचान को, यानी जिस चीज को कोर्ट ने भी मना किया है, जो निषेध है कि कोर्ट के द्वारा भी मना कि आप इस बंदे की, यानी अगर कोई, आपने देखा होगा कि अगर कोई भी केस आता है तो उसमें जो विक्टिम होता है उसकी पहचान को छिपाया जाता है, ताकि उसे समाज में रहने में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि देखिए आप भी अच्छे से जानते हैं कि समाज की नेचर कैसी है, तो इसीलिए उसकी पहचान को छिपाया जाता है। अगर फिर भी कोई व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति की पहचान को क्या करता है? डिस्क्लोज कर देता है, यानी उसकी पहचान के बारे में कुछ भी छाप देता है, यानी किसी भी न्यूज़पेपर के जरिए या किसी भी मीडिया के जरिए, तो उसकी पनिशमेंट कितनी होगी? पढ़िए। Whoever print or publish, जो चीज मैंने आपसे बता दिया था कि प्रिंट हो या पब्लिश हो, the name of any matter which may make known the identity of the person against whom as offense under section 64, 65, 66, 7, यानी जितने भी हमने रेप से रिलेटेड सेक्शन के बारे में बात की है, अगर उनके अंदर कोई महिला है जिसके साथ क्या हुआ है, जिसके साथ इस तरह का कोई ऑफेंस अटेम्प्ट हुआ है, और वो व्यक्ति क्या करता है? ऐसे में क्या करता है? एक सेकेंड रुकिए, अब ठीक है। वो क्या करता है? कोई व्यक्ति प्रिंट करता है, पब्लिश करता है। क्या पब्लिश करता है? नेम एंड एनी मैटर, यानी उसका नाम या कोई भी पहचान पब्लिश करता है जिसके साथ किस में ऑफेंस हुआ है? इन सेक्शन के अंडर ऑफेंस हुआ है, तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? देखिए, हियर आफ्टर इज द सेक्शन रेफर टू एंड एज द विक्टिम, यानी ये क्या है, किस लिए है ये चीज है? ये इसमें इन्होंने कहा गया है कि इस धारा के पश्चात पीड़ित, जिसे इस धारा यानी इन सब जितने भी सेक्शन है उसके अंदर क्या बोला गया है? उसे विक्टिम बोला गया है। ठीक है, यानी विक्टिम कौन व्यक्ति होगा? देखिए, हमने इसमें पढ़ा है कि आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम, यानी विक्टिम कौन, यानी कौन है वो व्यक्ति जिसकी अगर आप पहचान डिस्क्लोज करते हैं तो आपको पनिशमेंट मिले, जो इन सेक्शन यानी 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70, 71 इनके अंदर अगर किसी महिला के साथ कोई ऑफेंस है तो उसको क्या बोला गया? विक्टिम। और उसकी क्या करता है? तो प्रिंट करता है, पब्लिश करता है, उसका नेम और अन्य मैटर, यानी उससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अगर वो क्या करता है? पब्लिश करता है, प्रिंट करता है, किसी भी मीडिया के द्वारा उसको डिस्क्लोज करता है, तो उसको पनिशमेंट कितनी होगी? पनिश्ड इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड 2 years, यानी उसे कितनी सजा होगी? 2 साल की। कैसी रहेगी सजा? उसके सिर्फ इम्प्रिजनमेंट रहेगी, यानी कारावास होगा। रिग्रेस यहाँ पे नहीं है इम्प्रिजनमेंट, यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट है, यानी उसे कारावास की सजा होगी। कितनी? जो 2 साल तक की होगी। शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, एंड उसे फाइन से भी लायबल किया जाएगा, यानी 2 साल की सजा और फाइन उसको होगा अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान को डिस्क्लोज करता है जिसे इन सेक्शन के अंदर विक्टिम कहा गया है। ये 72 का क्लोज 1 कहता है। अब क्लोज 2 क्या कहता है? इसके बारे में पढ़िए। नथिंग इज सबसेक्शन 1 एक्सटेंड टू एनी प्रिंटिंग और पब्लिशिंग ऑफ द नेम ऑफ एनी मैटर विच मे नोन इज आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम इज सच प्रिंटिंग और पब्लिकेशन इज। अब ये कहता है कि किसी बात का विस्तार किसी नाम या अन्य मुद्रा या पीड़ित की पहचान तब नहीं होगा जब ऐसी मुद्रण, यानी इसमें सब सेक्शन में कहते हैं कि देखिए, अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि अगर कोई इस तरह से नाम वगैरह छापता है तो क्या होगा? वो फाइन से लायबल होगा, यानी वो ऑफेंस होगा। बट नथिंग इज द सबसेक्शन 1, यानी अगर सबसेक्शन के अंदर से रहते बिना भी, यानी सबसेक्शन 1 में जो बातें हैं अगर उनके बिना एक्सटेंड टू एनी प्रिंटिंग, वो क्या करता है? प्रिंट करता है या पब्लिकेशन
मेंशन करता है ऑफ द नेम ऑफ विक्टिम, यानी वो उसका नाम क्यों छाप रहा है, यहाँ पे नाम छापने की कंडीशन है, यानी ये क्या है, सबसेक्शन 1 का सबसेक्शन 2 एक्सेप्शन है, यानी ये इसका अपवाद है। वो अपवाद क्यों है, वो अपवाद इसलिए है क्योंकि देखिए कुछ कारण भी हो सकते हैं कि उस व्यक्ति की हमें पहचान नहीं पता, उसकी पहचान इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर वो उसकी पहचान को डिस्क्लोज करता है तो वहां पे अपराध नहीं माना जाएगा। अब इसमें देखिए क्लोज टू सबसेक्शन 2 के क्लोज 1 क्या कहता है, बाय अंडर द ऑर्डर इज राइटिंग ऑफ द ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन इनटू द सच एक्टिंग ऑफ गुड फेथ। सबसे बड़ी बात क्या आ गई है यहाँ पे, गुड फेथ में, यानी काम क्यों किया जा रहा है, गुड फेथ में किया जा रहा है, पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी अगर कोई भी पुलिस अधिकारी पुलिस स्टेशन या पुलिस इंचार्ज का कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य क्यों करवा रहा है गुड फेथ में, यानी अगर कोई अज्ञात महिला है उसके बारे में उस पता लगाना है कि व्यक्ति कौन है, अगर उसकी या तो डेथ हो गई है या उसके साथ कोई ऐसा ऑफेंस हो गया और उसकी पहचान नहीं मिल रही है, और उसके लिए गुड फेथ में क्या किया जा रहा है, किसी भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा किसके लिए, इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर ऐसा किया जा रहा है तो क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से, तो क्या है ये अपराध होगा, ये अपराध नहीं माना जाएगा। फिर से सुन लीजिए 72 का क्लोज 1 कहता है हमसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी की पहचान को के बारे में क्या करेगा, डिस्क्लोज करेगा, अगर वो इन सेक्शन जो पर्टिकुलर यहाँ सेक्शन दिए हैं तो क्या होगा, वो अपराध का कमिटेड होगा, यानी उसने क्या किया है, उसने ऑफेंस किया है। क्यों, क्योंकि जिस विक्टिम की पहचान को छुपानी थी उसने उसको डिस्क्लोज कर दिया। बट इसका सब क्लोज 2 इसका क्या है, अपवाद है, यानी एक्सेप्शन है। क्यों है, क्योंकि इसमें दिया गया कि अगर गुड फेथ में कोई पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन के लिए, यानी किसी महिला को जो अज्ञात है उसकी पहचान पाने के लिए अगर उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करता है तो वहां पे क्या होगा, ये अपराध नहीं माना जाएगा। अब सब क्लोज बी क्या कहता है, सब क्लोज बी कहता है बाय और विद द ऑथराइजेशन इन राइटिंग ऑफ द विक्टिम। ये कहता है कि लिखित प्राधिकार से किया जाता है, यानी अगर वो विक्टिम के लिए ऑथराइज्ड है, यानी उसको अथॉरिटी है उसको छापने की। क्यों, क्योंकि क्या है, महिला की कोई भी पहचान आइडेंटिफिकेशन नहीं है, उसकी पहचान पाने के लिए अगर वो ऑथराइज्ड है तो ऐसे में भी क्या होगा, वो अपराध नहीं माना जाएगा। सब क्लोज सी क्या कहता है, वेयर द विक्टिम इज डेड और अ चाइल्ड ऑफ अनसाउंड माइंड। अभी तक हमने बात यही की थी कि देखिए अगर कोई अज्ञात है, पर अज्ञात में कैसा, या तो कोई मर गया है या अनसाइन या चाइल्ड है या कोई अनसाउंड माइंड है। अब कोई बहुत छोटा बच्चा है जिसके साथ ही अगर इस तरह से कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है, वो अपनी पहचान नहीं बता सकता। कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है जिसे अपनी पहचान का नहीं पता, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी डेथ हो चुकी है, तो इन सब के लिए अगर क्या, ऑथराइज्ड इन राइटिंग, यानी वो क्या है, ऑथराइज्ड है, उसको अथॉरिटी मिली है, किससे, चाहे कोर्ट से चाहे कैसे भी, अगर वो ऐसे में उसकी आइडेंटिफिकेशन को पाने के लिए उसकी फोटो प्रिंट करवाते हैं या उसके बारे में कुछ भी लिखवाते हैं कि हाँ भाई ये व्यक्ति कौन है, तो ऐसे में क्या होगा, अपराध नहीं माना जाएगा। यानी हमने 3 कंडीशन पढ़ी। कब, अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी व्यक्ति की पहचान को डिस्क्लोज किया जाता है तो क्या होगा, वो अपराध नहीं माना जाएगा। अगर ऑथराइज्ड है इन राइटिंग, यानी उसे लिखने का ऑथराइज्ड है कि विक्टिम के लिए कि इस विक्टिम की पहचान पाना बहुत ज़रूरी है, तो भी वो क्राइम नहीं माना जाएगा। और तीसरी कंडीशन, अगर डेड है, चाइल्ड है, अनसाउंड माइंड है, इनकी भी पहचान को इसलिए डिस्क्लोज किया जाता है ताकि इनकी फैमिली के बारे में पता लग सके कि ये व्यक्ति कौन है, इनकी पहचान हो सके। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना क्राइम नहीं माना जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सेक्शन 72 में ये चीजें आपको समझ आ गई। प्रोवाइजो क्या कहता है इसका, इसके बारे में पढ़ लीजिए। प्रोवाइजो दैट नो में ऑथराइजेशन शैल बी गिवन बाय द नेक्स्ट ऑफ किन of any body after then the chairman of the secretary where name called any recognized welfare institution of organization। ये क्या कहता है, परंतु निकट संबंधी द्वारा कोई भी ऐसा अधिकार जो किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था के सचिव चाहे उसका जो भी नाम हो, किसी अन्य व्यक्ति से नहीं दिया जाएगा। यानी किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा, किसको, जो क्या है, चेयरमैन ऑफ सेक्रेटरी है, कॉल्ड द नेम
रिकॉग्नाइज द इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बताता है, क्या बताता है, इसका प्रोवाइसो। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हमसे क्या कहती है, एक्सप्लेनेशन के बारे में इसका एक्सप्लेनेशन हमसे क्या कहता है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन इसके बारे क्या कहती है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन, यानी सबसेक्शन रिकॉग्नाइज द वेलफेयर इंस्टीट्यूशन। यानी देखिए, जब कल्याण, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो क्या है, जिनकी पहचान नहीं की जाती, तो वो किसी भी कल्याण समिति को सौंप दिए जाते हैं। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा, तो उसे ऐसी जगह जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है, यानी ऑर्फनेज में, या कोई महिला है तो उसे कहाँ पे, जहाँ स्त्रियों को रखा जाता है, यानी जो वो कौन सी महिलाएं होती हैं कि जिनके पास कोई शेल्टर नहीं है, तो वो किसकी परमिशन है उनको, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती हैं वो। ठीक है, तो ऐसी भी जगह अगर उनको दिया जाता है तो वहां भी परमिशन नहीं होगी, किस चीज की नहीं होगी, कि वो उनके नाम या पहचान को डिस्क्लोज कर सके। ठीक है, इसका यही मतलब होगा कि मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था संगठन से केंद्रीय राज्य सरकार कोई भी समाज कल्याण अभिप्रेत है। यानी देखिए, और इनका कहना क्या है कि रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन सी संस्था होनी चाहिए, ये वे संस्था होनी चाहिए जो किससे मान्यता प्राप्त है, जो मान्यता प्राप्त है किससे, गवर्नमेंट से। कौन सी गवर्नमेंट से, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो। यानी ये व्यक्ति किसको सौंपे जाएंगे, ये व्यक्ति सिर्फ उन्हीं को सौंपे जाएंगे जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त हैं, वो इंस्टीट्यूशन जहाँ पे उनका क्या हो सके, उनकी ये देखभाल हो सके। बट उन्हें भी बेमतलब वो भी इन लोगों की पहचान को बाहर नहीं निकाल सकते, वो भी रेस्ट्रिक्टेंस के लिए, कि वो भी बिना किसी कारण से इनकी पहचान डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हाँ, अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जरूरत है तो वो डिस्क्लोज की जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 73। अब 73 हमसे क्या कहता है, 73 कहता है प्रिंटिंग और पब्लिशिंग एनी मैटर रिलेटिंग टू कोर्ट प्रोसीडिंग विदाउट परमिशन। इसको पहले क्या कर लेते हैं, पहले हम इसको हाईलाइट करते हैं। ठीक है, ये कहता है कि अनुमति के बिना, यानी किसके अनुमति के बिना, कोर्ट की अनुमति के बिना। अगर क्या होता है कि क्या किया जाता है, तो किसी की बिना कोर्ट की परमिशन के अगर क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है कोई भी मैटर जो कोर्ट द्वारा क्या है, जो कोर्ट द्वारा आपका प्रोहाइबिटेड है, यानी कोर्ट ने मना किया है, कोर्ट के द्वारा की परमिशन के बिना अगर किसी ऐसे मामले को डिस्क्लोज किया जाता है तो पनिशमेंट कितनी होगी। इसका कहना है अनुमति के बिना न्यायालय की कार्रवाइयों से संबंधित किसी मामले का मुद्रण प्रकाशन, यानी जो मामला अभी कोर्ट में चल रहा है उसकी अनुमति के बिना अगर आप किसी ऐसे मैटर को क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, वो भी क्या होगा, वो भी ऑफेंस होगा। उसमें कितनी पनिशमेंट होगी इसके बारे में पढ़ लीजिए। Whoever print or publish any matter in relation or any proceeding before a court with respect to offence referred to the section 72 without previous permission of the court, such shall be punished। यानी किसकी, जो 72 में हम अभी पढ़ के आए हैं, वो उस मैटर को अगर क्या करता है, वो कोर्ट की परमिशन के बिना पब्लिश कर देता है। अभी हमने 72 में कुछ कंडीशंस पढ़ी हैं। ठीक है, अब उन्हीं सेम कंडीशंस को क्या होता है, वो कोर्ट द्वारा क्या होती है कि उन्हें मना किया गया कि आप इन्हें पब्लिश नहीं कर सकते। यानी 72 में हमने यही पढ़ा है ना कि अगर हम किसी की आइडेंटिटी को क्या करते हैं, डिस्क्लोज कर देते हैं, कब, जब कुछ सेक्शन में उस व्यक्ति को क्या कहा गया है, विक्टिम कहा गया है। अब उसकी प्रोसीडिंग कहाँ चल रही है, कोर्ट में चल रही है, और उस मैटर से संबंधित कोई भी जानकारी बिना कोर्ट की अनुमति के अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, डिस्क्लोज कर देता है, यानी उसको छाप देता है या प्रिंटेड कर देता है, तो ऐसे में उसको कितनी सजा मिलेगी, तो ऐसे में उसको सजा मिलेगी 2 साल की। ठीक है, कितनी होगी उसकी सजा, 2 साल की, और आल्सो लाइबल टू फाइन, यानी उसे 2 साल की सजा मिलेगी, और क्या होगा, वो 2 फाइन से भी लाइबल होगा। अब एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, द प्रिंटिंग और पब्लिकेशन ऑफ द जजमेंट ऑफ एनी हाई कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट डज नॉट अमाउंट ऑफ द ऑफेंस मीन दिस सेक्शन। इसमें क्या कहता है, कहता है किसी उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के निर्णय का मुद्रण या प्रकाशन इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आपराधिक कोटि में नहीं आएगा।
इनका क्या कहना, देखिए जब एक प्रोसीडिंग किस में चल रही है, कोर्ट में, वो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में चल रही है जो कुछ सेक्शन के अंदर विक्टिम कहा गया, वहां पे क्या होगा, उसको छापना या डिस्क्लोज करना अपराध होगा। बट अगर इन्होंने क्या कहा है कि एनी जजमेंट, यहाँ बात हो रही है सिर्फ जजमेंट की, देखिए यहाँ किसी और चीज की बात नहीं हुई, यहाँ बात हुई है सिर्फ जजमेंट की। तो ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, द प्रिंटिंग, एक मिनट, ये पूरा कैसे हाईलाइट हुआ बेटा जी, पहले हम इसको अपना ठीक कर लेते हैं। ठीक है, अब आ गए हम अपने, हाँ वेरी गुड। इन्होंने क्या कहा, जजमेंट ऑफ एनी हाई कोर्ट, यानी किसका जजमेंट है, वो हाई कोर्ट का है या सुप्रीम कोर्ट का। देखिए अगर किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अगर किसी जजमेंट को क्या किया जा रहा है, पब्लिश्ड किया जा रहा है, तो वो क्या होगा, नॉट अमाउंटिंग ऑफेंस, यानी वो क्या होगा, वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि वो क्या है, वो जजमेंट है, कहाँ का है, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से। इन दिस सेक्शन, यानी इस सेक्शन के अंदर, यानी किसी मामले के बारे में प्रकाशन करना हमने क्या पढ़ा है, पनिशेबल है। बट अगर वो जजमेंट है, ओनली जजमेंट है, कहाँ का, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, तो क्या होगा, वो ऑफेंस नहीं होगा सेक्शन 73 के अंडर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपना सेक्शन अपने 74। अब सेक्शन 74 क्या कहता है, क्रिमिनल फोर्स एंड असोल्ट अगेंस्ट वुमेन, यानी इसमें किस चीज की बात गई है, इसमें क्रिमिनल फोर्स की और असोल्ट की, अगेंस्ट किसके, वुमेन के। ये क्या कहता है, महिला के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय में। अब इसके बारे में क्या कहना चाहता है, पढ़ लेते हैं। असोल्ट और यूज क्रिमिनल फोर्स टू अ वुमन विद इंटेंट टू आउटेज हिज मोडेस्टी, यानी उसकी मोडेस्टी को क्या करने के लिए, हार्म करने के लिए अगर कोई क्या करता है, असोल्ट करता है या हमला करता है या क्रिमिनल फोर्स का यानी बल का, आपराधिक बल का यूज करता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको क्या सजा मिलेगी। यानी इसके कहने का मतलब है कि महिला की लज्जा भंग करने के लिए, यानी देखिए मैंने अभी आपको बताया कि इसके लिए, कि उसके मोडेस्टी को डाउन करने के लिए, यानी उस पर भद्दे कमेंट कर दिए या उसके बारे में उसकी कोई पिक्चर ली और उस पर किसी भी पब्लिक प्लेस पे छाप दिया और उस पर कोई गंदे कमेंट लिख दिए, इसको क्या कहते हैं, मोडेस्टी ऑफ वुमेन, यानी उसकी महिला की लज्जा भंग करना। उसमें कैसे, या तो असोल्ट यूज कर रहा है, क्रिमिनल फोर्स यूज करना, तो उसे कितनी सजा मिलेगी, पढ़ लेते हैं। However, assault और use criminal force, इस चीज को हम हाईलाइट करके चलेंगे, कहाँ तक, यहाँ तक। अरे भैया रुक जा, ठीक है। Of any woman intending to outage of knowing be likely that he will thereby outage his modesty, यानी उसका क्या, क्यों यूज कर रहा है वो क्रिमिनल फोर्स और असोल्ट क्यों कर रहा है, ताकि वो उसकी मोडेस्टी को डाउन कर सके, यानी उसके बारे में भद्दे कम, उस पर भद्दी टिप्पणी करता है, तो उसको कितनी पनिशमेंट होगी, पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन अ टर्म विच नॉट बी लेस देन 1 ईयर। कितनी सजा दे रखी है उसे, इम्प्रिजनमेंट की दे रखी है, कितनी, 1 साल की। यानी अगर कोई किसी महिला की मोडेस्टी को डाउन करने के लिए, हार्म करने के लिए कोई क्या कर यूज करता है, क्रिमिनल फोर्स यूज करता है या फिर असोल्ट करता है, हमला करता है, तो उसको कितनी सजा मिलेगी, 1 ईयर की, जो कहाँ तक जा सकती है, 5 साल तक जा सकती है, यानी एक्सटेंड टू 5 ईयर, जो 1 साल से कम नहीं होगी, बट कहाँ तक जा सकती है, 5 साल तक, और लायबल होगा किसके लिए, फाइन के लिए। यानी अगर कोई किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से हमला करता है या क्रिमिनल फोर्स का यूज करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कितनी सजा मिलेगी, ऐसे व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। इसे ये याद रखें, यहाँ रिग्रेस नहीं है, यहाँ इम्प्रिजनमेंट है, यानी कारावास होगा। कितना होगा, 1 साल तक का होगा, जो कहाँ तक जा सकता है, 5 साल तक भी जा सकता है, और उसे किससे लायबल किया जाएगा, फाइन से भी लायबल किया जाएगा। ये हो गया हमारा सेक्शन 74। आई होप अब तक आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, जो आज का लास्ट सेक्शन रहेगा हमारा, सेक्शन 75। अब सेक्शन 75 हमसे क्या कहता है, ये कहता है सेक्सुअल हरेसमेंट के बारे में बात करता है। ठीक है जी, किसके बारे में बात करता है, ये करता है सेक्सुअल हरेसमेंट, यानी लैंगिक उत्पीड़न, यानी आपको अगर सेक्सुअल हरेस किया जा रहा है तब, अब इसकी कंडीशन और इसकी पनिशमेंट, अब हम दोनों चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, अब सेक्सुअल हरेसमेंट के बारे में क्या कहा गया, इन्होंने 75 का क्लोज 1 में, 1 क्या कहता है, इसका सब क्लोज 1, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांस involving unwelcome and explicit sexual out over trust,
इसमें ये क्या कहता है, पहले आप इन वर्ड्स को जो इसमें दिए गए हैं इनको हम क्या करते हैं, देखिए पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कर लेते हैं हम, इसको पूरी ही लाइन को हाईलाइट कर लेते हैं। इसको ये कहता है शारीरिक स्पर्श, यानी उसके बॉडी को टच करना, जिसमें क्या करता है अवांछनीय संबंध बनाने का प्रस्ताव देना। अब इसमें ये क्या कहता है, देखिए इसने कहा फिजिकल कॉन्टेक्ट एंड एडवांस इन्वॉल्विंग अनवेलकम टू एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरटच, यानी या तो वो क्या कर रहा है, उससे उसके बॉडी को टच कर रहा है या उसको कोई भी जेस्चर कर रहा है, कुछ भी ऐसा कर रहा है जिससे वो ये जताना चाहता है कि उसके साथ क्या करता है, वो उसके साथ क्या चाहता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहता है। तो ये क्या होगा, सेक्सुअल हरेसमेंट में आएगा। सेकंड क्या कहता है, ए डिमांड ऑन रिक्वेस्ट टू सेक्सुअल फेवर, उससे क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, यानी या तो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, डिमांड कर रहा है किसकी, सेक्सुअल फेवर की, वो भी क्या आएगा, हरेसमेंट में आएगा। थर्ड कहता है शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट हिज विल ऑफ अ वुमेन, यानी उसे पोर्नोग्राफी दिखाना चाह रहा है किससे, अगेंस्ट हिज विल, यानी वुमेन की इच्छा के बिना भी उसे क्या जबरदस्ती दिखाना चाह रहा है, पोर्नोग्राफी यानी पोर्न मूवीज, ठीक है, कब कब उसकी, जब उसकी वुमेन की विल के अगेंस्ट, तो ये भी क्या आएगा, ये भी सेक्सुअल हरेसमेंट में आएगा। फोर्थ क्या कहता है, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, यानी वो क्या कर रहा है, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क कर रहा है, ये भी किस में आएगा, हरेसमेंट में। शैल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट, यानी ये चारों बातें अगर फुलफिल होती हैं तो किस में कम काउंट की जाएंगी, सेक्सुअल हरेसमेंट में काउंट की जाएंगी। क्या तो फिजिकल कॉन्टैक्ट है या डिमांड है और रिक्वेस्ट है सेक्सुअल फेवर की। तीसरा पोर्नोग्राफी अगेंस्ट हर वुमेन विल। फोर्थ कहता है सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, यानी भद्दे कमेंट किस पे, वुमेन पे। अगर ये चारों चीजें पूरी होती हैं, यानी इन चारों बातों में से कोई भी एक बात किसी महिला के साथ उसकी अगेंस्ट के विल हो रही है तो वो क्या कहला जाएगा, वो सेक्सुअल हरेसमेंट के डेफिनेशन में आता है। अब क्लोज 2 क्या कहता है इसका, एनी मैन हु कमिट द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन क्लोज 1, क्लोज 2, क्लोज 3 एंड सबसेक्शन 1 शैल बी पनिश्ड, यानी अगर एक मैन कमिट करता है, क्या करता है, क्लोज 1, 2, 3 यानी इनके अंदर कोई भी ऑफेंस कमिट करता है तो उसको कितनी पनिशमेंट होगी, उसको पनिशमेंट मिलेगी कितनी, कैसी, रिग्रेस। देखिए पनिशमेंट का ध्यान रखिएगा कि कहाँ रिग्रेस है, कहाँ सिर्फ इम्प्रिजनमेंट है। पनिशमेंट दो तरह के होते हैं, एक तो सादा कारावास जिसे हम इम्प्रिजनमेंट कहते हैं, दूसरी होती है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जिसे हम कठिन कारावास कहते हैं, ठीक है। तो पनिशमेंट का जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे किस सेक्शन में कौन सी पनिशमेंट दी गई। इसीलिए मैं पनिशमेंट जब भी आपको पढ़ाती हूँ बहुत अच्छे से और समझा के पढ़ाती हूँ ताकि आपको ये फर्क पता रहे कि कौन से सेक्शन में कौन सी पनिशमेंट दी गई है। यहाँ पे आप इस चीज को भी हाईलाइट कीजिए कि कौन कौन से क्लॉज के अंदर अगर ये अपराध किया गया। ये हाईलाइट करने का हमें फायदा सिर्फ इतना ही होता है कि जिस टाइम हम अपना BR एक्ट खोल के बैठते हैं तो हमें पूरा नहीं पढ़ना पड़ता, हमें याद रहता है कि हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हम अगर उतना भी पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए काफ़ी है हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि जो मेन चीज़ है वो हमें सेक्शंस के बारे में यानी उसका ऑफेंस के बारे में और उसकी पनिशमेंट के बारे में दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट इसमें कितनी होगी, उसमें 3 years की होगी, यानी जो कितनी कम से कम 3 साल की तो होगी। और क्या होगा उसके साथ फाइन भी हो सकता है, यानी या तो 3 साल की पनिशमेंट विद फाइन। देखिए जो वर्डों का फर्क है उसे समझिए। इन्होंने क्या कहा, मे एक्सटेंड ऑफ 3 years और विद फाइन, यानी या तो 3 साल की सजा और फाइन, और विद बोथ, यानी या तो आपको क्या मिलेगी, सिर्फ सजा मिलेगी 3 साल की, या क्या मिलेगा, फाइन मिलेगा, या दोनों ही चीजों से पनिश किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लोज 3 हमसे क्या कहता है, क्लोज 3 कहता है एनी मैन हु कमिट्स द ऑफेंस स्पेसिफाइड सेक्शन 4 और सब सेक्शन 1, यानी सब सेक्शन के क्लोज 4 में जो दिया गया, शैल बी पनिश्ड। अगर कोई कैसा अपराध करता है जो क्लोज 4 और सब सेक्शन 1 के क्लोज 4 से रिलेटेड अपराध करता है उसको कितनी सजा मिलेगी, विद पनिश्ड इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पे देखिए रिग्रेस नहीं है, यहाँ पे कितनी है, सिर्फ इम्प्रिजनमेंट है, यानी उसे सादा कारावास मिलेगा। अब सादा कारावास कितना होगा उसका, 1 साल का होगा, किसके साथ, और विद फाइन, यानी या तो फाइन के साथ या फिर दोनों, यानी या तो फाइन और सजा मिलेगी या सिर्फ सजा मिलेगी या दोनों ही मिलेगी। किसमें, सेक्शन
75 में 75 एक बार हम अब हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, बट एक बार हम फिर भी इसे अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या पढ़ा। 75 किसके बारे में बात करता है? 75 सेक्सुअल हरेसमेंट के बारे में बात करता है। यानी अगर कोई किसी महिला के साथ क्या करता है, फिजिकल टच करता है, जेस्चर देता है, भद्दे कमेंट करता है, उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध क्या करता है, पोर्नोग्राफी दिखाता है या सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क करता है, ये सब किसकी कैटेगरी में आएंगे? ये सब आपके किसकी कैटेगरी में आएंगे? सेक्सुअल हरेसमेंट की कैटेगरी में आएंगे। अब इसमें जो देखिए सजा दी गई है वो इन्होंने क्लोज 1, 2, 3 की अलग और 4 की अलग दी है। यानी अगर कोई 1, 2, 3 यानी जो सब सेक्शन 1 में क्लोज 1, 2, 3 में दिया गया, अगर कोई ऐसा अपराध करता है तो उसकी सजा कितनी होगी? उसकी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी, जो कहाँ तक जाएगी? 3 साल तक जाएगी, और विद फाइन होगी या बोथ होगी, यानी सजा और फाइन दोनों। अब आ जाता है क्लोज 3। क्लोज 3 हमसे क्या कहता है? क्लोज 3 कहता है कि जो क्लोज 4 और सबसेक्शन 1 में जो दिया गया है, अगर उसमें रहकर कोई अपराध किया जाता है तो उसमें कितनी सजा होगी? उसमें उसको पनिश किया जाएगा इम्प्रिजनमेंट से, यानी सिर्फ कारावास से, जो कितना होगा? 1 साल तक होगा, और उसके साथ फाइन हो गया बोथ, यानी दोनों भी दी जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आज हमने अपना सेक्शन 75 कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे हम अपना कल डील करेंगे। आई होप आपको जो हमने आज भी अभी तक पढ़ा है, चैप्टर 5 में हमने 63 से 75 तक अपने सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा। ठीक है, अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही हैं तो आप जुड़े रहिए, बने रहिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।